तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसका ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं संभव स्टील पाइप्स आईपीओ के बारे में। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, इसके इंडस्ट्री के बारे में हो गया, या फिर इसके फंडामेंटल या फिर वैल्यूएशन हो गया। सब कुछ हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड हाँ दोस्तों, लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है तो वो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली ERW यानी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डेड स्टील पाइप्स और ट्यूब्स बनाती है। ये स्टील पाइप्स हॉलो होती है जिनको कंस्ट्रक्शंस, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर एंड वाटर पाइपलाइन में यूज किया जाता है। एंड जो ये कंपनी दोस्तों ERW पाइप बनाती है उससे इस कंपनी को लगभग 80% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी इस कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो केवल एक प्रोडक्ट से आता है। वहीं इस कंपनी जो मेजर प्रेजेंस है वो छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है एंड इवन महाराष्ट्र में भी काफी अच्छा है। इन सभी स्टेट में इस कंपनी जो मार्केट शेयर है वो काफी अच्छा है। यानी ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी स्टील ट्यूब्स और पाइप्स बनाती है जिसका यूज आपको अलग अलग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें तो दोस्तों फंडामेंटल वाइज ये जो कंपनी है आपको उतना ज़्यादा स्टेबल नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कंपनी जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा ग्रो हो रहा है। बट अगर आप इसके प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो हर साल उसमें हमें कुछ गिरावट या फिर कुछ इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। क्योंकि FY22 में कंपनी जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो 72 करोड़ के आसपास था, जबकि वही प्रॉफिट FY23 में ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास तक हो गया था। जबकि अगर FY24 के बारे में बात करें तो FY24 में इसका जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 82 करोड़ के आसपास था, जो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा था। बट वहीं अगर FY25 के बारे में बात करें तो अभी तक फिलहाल थर्ड क्वार्टर तक इसका जो प्रॉफिट है वो 40 करोड़ के आसपास है। यानी स्टिल देखा जाए तो इस बार भी इसका जो प्रॉफिट है वो कम रहने वाला है पिछले साल के मुकाबले में। यानी प्रॉफिट में आपको कोई भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी। बट अगर बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसके प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको कोई भी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल 2022 में इसका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो लगभग 8% के आसपास था, जबकि FY23 में इसका जो प्रॉफिट मार्जिन हो गया ऑलमोस्ट 6% के आसपास हो गया। एंड अभी देखा जाए तो FY25 के थर्ड क्वार्टर तक इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 4% के आसपास है, जो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले में भी काफ़ी कम है। यानी ना ही ये कंपनी प्रॉफिट वाइज स्टेबल है एंड ना ही प्रॉफिट मार्जिन वाइज। वहीं इसका ROE 25%, ROCE 18%, EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट 12% एंड डेट टू इक्विटी जो है वो ऑलमोस्ट 0.80 का है। यानी कंपनी के ऊपर तो अभी फिलहाल 619 करोड़ का लोन पड़ा हुआ है। बट इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसमें से कुछ पैसा अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो कंपनी है फंडामेंटल वाइज भी ठीक ठाक है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। भले ही इसके प्रॉफिट में एंड मार्जिन में थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंस उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल वाइज जो है वो ठीक ठाक है। बट दोस्तों केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है, हमें बात करना होगा इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके पीर के साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो इसके वैल्यूएशन को देखने के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स पी रेशियो के बारे में तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसका जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 24 के आसपास है, जबकि APL अपोलो का पी रेशियो ऑलमोस्ट 68 के आसपास, हरिओम पाइप्स का पी रेशियो ऑलमोस्ट 21 के आसपास एंड हाईटेक पाइप का पी रेशियो ऑलमोस्ट 35 के आसपास है। यानी पी रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है अपना आईपीओ एक फेयर वैल्यू पे लेके आ रही है, ना ही ये आईपीओ हमें ज़्यादा सस्ता या फिर ज़्यादा महंगा मिल रहा है। वहीं अगर इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी इसका 3.5 रुपये के आसपास है, जबकि APL का अर्निंग पर शेयर 26 रुपये, हरिओम का अर्निंग पर शेयर 18 रुपये एंड हाईटेक पाइप्स का अर्निंग पर शेयर लगभग 2.5 रुपये के आसपास है। यानी इन दोनों कंपनी से तो इसका अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम है, बट देखा जाए तो हाईटेक पाइप के मुकाबले में इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो ठीक ठाक है। तो फिलहाल इसका तो अर्निंग पर शेयर 3.5 रुपये के आसपास है एंड आगे जैसे ही इस कंपनी के फंडामेंटल एंड बिजनेस में और ग्रोथ देखने को मिलेगा
वैसे ही इसके अर्निंग पर शेयर में भी हमें और आगे ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो अभी फिलहाल ओवरऑल इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो दोस्तों मिला जुला के इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। वहीं अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो ये जो आईपीओ है वो 25 से 27 जून के बीच में ओपन रहेगा। याद रहे दोस्तों कि 25 से 27 जून के बीच में आपको दो आईपीओ देखने को मिल जाएगा। एक एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ जिसका रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, एंड दूसरा संभव स्टील्स का आईपीओ। ये दोनों जो आईपीओ है वो 25 से 27 जून के बीच में ओपन होगा। तो आपको इन दोनों आईपीओ में से अच्छा आईपीओ को चूज करना है जिसमें आपको लिस्टिंग गेंस भी मिल सके एंड लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। वहीं इसके प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो इसका प्राइस बैंड 87 रुपए से लेकर 82 रुपए पर शेयर रखा गया है। जो देखा जाए तो रिटेल के लिए ये जो प्राइस बैंड है वो काफी अट्रैक्टिव होने वाला है। वहीं बात करें इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 540 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 440 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी ये जो भी 440 करोड़ होगा उसमें से कुछ पैसा कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी एंड कुछ पैसा अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में आपको 182 शेयर मिलेगा जिसके लिए आपको 14,924 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों अब करें इसके कोटा के बारे में तो देखा जाए तो रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एनआईआई के लिए इस आईपीओ में 15% का कोटा रखा गया है। एंड क्यूआईबी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी के लिए इस आईपीओ में 50% का कोटा रखा गया है। सो देखा जाए तो अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो एज पर रिटेल कोटा इसमें आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो एनआईआई के मुकाबले भी ज़्यादा रहने वाला है, बिकॉज इस आईपीओ में 190 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो एक्सक्लूसिवली रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है, जो रिटेल के लिए तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। वहीं ये जो आईपीओ है वो 25 से 27 जून के बीच में ओपन रहेगा जिसका अलॉटमेंट आपको 30 जून को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका जो पैसा है आपके खाते में 1 जुलाई को रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 1 जुलाई को ही इसका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों फाइनली करें इसके लिस्टिंग डेट के बारे में तो इसका जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 2 जुलाई को रखा गया है। याद रखें कि 2 जुलाई को दो आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, एक एचडीबी फाइनेंशियल्स का एंड दूसरा जो है वो संभव स्टील्स का। ये दोनों जो आईपीओ है वो आपको 2 जुलाई को लिस्ट होते हुए नजर आएगा। इसीलिए दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें हम इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस वीडियो में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में तो देखा है दोस्तों तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग अभी 15% के आसपास का डिमांड बना हुआ है। कल तक यानी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 20% के आसपास डिमांड बना हुआ था, बट आज अभी 15% के आसपास का डिमांड बना हुआ है। इसीलिए अगर 15% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर लॉट पे आपको 2,000 रुपये से लेकर 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर लिस्टिंग डे के दिन तक इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है तो इस पे आपको काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो आईपीओ है वो काफ़ी छोटा आईपीओ है। ये जो आईपीओ है केवल 540 करोड़ का होने वाला है, इसलिए आईपीओ छोटा होने के कारण इसके ग्रे मार्केट में वैसे भी डिमांड आपको देखने को मिलेगा। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए अगर दूसरे और तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में 20% या फिर 25% के आसपास डिमांड हो तो ही आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 5% या फिर 10% के जीएमपी पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। अगर 25% के आसपास जीएमपी हो तब तो हमें इसमें अच्छा लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, अदरवाइज आपको लिस्टिंग गेंस के लिए अवॉइड कर देनी चाहिए। बट वहीं अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम इसके सेक्टर के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में अभी आगे ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2019 से 2025 के बीच में ये जो सेक्टर है वो 5 से 6% के CAGR से ग्रो हुआ था। बट वहीं अगर 2025 से 2029 तक का बात करें तो यही सेम सेक्टर 8 से 9% के CAGR से ग्रोथ हो सकता है। यानी आगे इस सेक्टर में तो आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका इस्तेमाल दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया या फिर इवन रेलवे में भी इसका यूज आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए फिलहाल आगे तो अभी इसका डिमांड वैसे भी बना रहेगा। एंड इसका बहुत सारा प्रोडक्ट दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी यूज होता है, जिसका भी डिमांड हमेशा बना रहता है। एंड आगे आपने इसके सारे पीर को तो देखा ही है, इसके सारे पीर अपने इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन बना के बैठी हुई है सब। इसलिए देखा जाए
तो इस सेक्टर में आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन भी देखने को मिल सकता है एंड कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण इसके प्रॉफिट पे एंड हमें प्रॉफिट मार्जिन पे दबाव भी देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी अच्छा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मिला जुला के ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा रह सकती है। बट स्टिल दोस्तों देखा जाए तो अगर मिला जुला के इस आईपीओ में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिल जाता है तब आपको केवल इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मार्केट में हमारे पास इससे भी अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो हम इसके साथ ना जाके उसके साथ जा सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल अगर इसमें अच्छा लिस्टिंग गेंस मिलेगा तो अप्लाई करूंगा, वरना मैं इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए भी या फिर लिस्टिंग गेंस के लिए भी अवॉइड कर सकता हूं। सो याद रहे कि 25% के ऊपर जीएमपी हो तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, अदरवाइज आपको इस आईपीओ को अवॉइड कर देनी चाहिए। सो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा ओपिनियन इस आईपीओ को लेके। आपका क्या ओपिनियन है? कौन कौन इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए एंड कौन कौन इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन वीडियो को टैप करके एचडीबी फाइनेंशियल्स एंड ग्लोब सिविल आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।